नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। चुनाव का दिन है, चुनाव के नतीजे आए हैं। कश्मीर में किसी की सरकार सीधे तौर पर नहीं बन पाई। अब क्या गठबंधन बैठेंगे, क्या अलायंसेस बैठेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। और झारखंड में ये राज्य जो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे सन 2000 में तब बना था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सियासी भूमिका रही है झारखंड में, लेकिन पहली बार उसकी अपनी सरकार झारखंड में बनी है। पहले हिस्से में हम कश्मीर पर कंसंट्रेट करेंगे और उसके बाद हम झारखंड की बात करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है सब लोग अब ये जानना चाहते हैं कि भाई कश्मीर में अगर कोई सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है तो वो कैसे बन सकती है, कौन किसके साथ आ सकता है, कौन पुरानी दुश्मनियां भूल सकता है। हालांकि सियासत में दुश्मनी कोई परमानेंट नहीं होती, लेकिन दुश्मनी से मेरा मतलब लोग एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, एक दूसरे पर अटैक करते हैं, क्या उसको भुलाकर एक सरकार को बनाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले सुनिए, चुनाव के नतीजों के दिन नेतागढ़ जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जुड़े क्या कह रहे हैं। ये पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और ये पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस which is based on our agenda, जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का। हमें ये नतीजे डाइजेस्ट करने दीजिए। जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है हुकूमत बनाने की, जिम्मेदारी दूसरों की बनती है जिन्होंने ये सारा मुहिम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चलाया। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। तो अमित शाह जी का कहना है सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बात करते हैं तो वाकई सारे विकल्प खुल जाते हैं। तो खुल जा विकल्पों का सिम सिम ऐसा हो जाता है और फिर सारी बातचीत कौन किसको बनाएगा, कौन क्या करेगा, हमारे जैसे मूर्खों की भी दुकान कार्यक्रम की लग जाती है। अब इस दुकान को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, चुनाव के नतीजे आ गए, इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं। और हम भी टटोलेंगे कि कौन किसके साथ जा सकता है, चूंकि अमित शाह जी ने कहा है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें वेद महाजन साहब हैं जो कि मेंबर हैं पॉलिटिकल कमेटी के पीडीपी के, सलमान सोज साहब हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन भी हैं। प्रभात झा है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं प्रभात झा, और साथ में हरिवंश जी हैं जिनसे आज मेरी पहली बार सुबह मुलाकात हुई। तो अब मैं कोशिश करूंगा आप वापस भी आ सकते हैं इस प्रोग्राम में। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। थोड़े गंभीर बातें हल्के फुल्के मजाक के बाद वो इससे जुड़ी हुई हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या वाकई कोई सरकार का स्वरूप मौजूदा सियासत में। मैं महबूबा मुफ्ती साहब को उनको सुन रहा था कहते हुए कि जो भी बात होगी वो हमारे बेस्ड ऑन आर एजेंडा होगी। वो साथ में ये भी कह रही थी कि हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं होगी कि हम जोड़ तोड़ करके किसी भी परिस्थिति में कोई सरकार बनाए। तो इन सब के बीच में हो गया क्या। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि सब लोगों ने एनसी के खिलाफ एजेंडा बनाकर लड़ाई लड़ी है, तो अब जिम्मेदारी उनकी है सरकार बनाने की, मेरी जिम्मेदारी नहीं है सरकार बनाने की। तो ये सारी स्थितियां हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट पहले आपको मैं दिखाऊंगा, नतीजे जो आखिरकार शक्ल ले रहे हैं वो आपके सामने है। एक बार फिर आप उसे देख सकते हैं कि पीडीपी कहां पर है, बीजेपी कहां पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर है और कांग्रेस
कहां पर है। तो ये कुल मिलाकर एक स्थिति है। अदर्स जो है वो 7 है, वो भी मैं अगर आप आगे आपको समझा दूंगा कि इसमें जो है कौन कौन लोग हैं। तो ये अब शक्ल बनकर आई है जम्मू कश्मीर त्रिशंकु विधानसभा की, जिसमें किसी ना किसी को किसी ना किसी का साथ लेना या देना पड़ेगा। उमाशंकर सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट हम देखते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे में जहां बीजेपी के मिशन 44 को करारा झटका लगा है, वहीं पीडीपी भी अपने बूते सरकार बनाने की हालत में नहीं पहुंची। बेशक वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज्यादा हमें जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का और बाकी चीजें, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम। दरअसल जनता ने इतना बटा हुआ जनादेश दिया है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों को साथ आने का बहाना मिल गया। इससे बेहतर हम कर नहीं सकते थे। 2010 अफजल गुरु, सैलाब, इन सब चीजों के बाद अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद अपनी हुकूमत ना बनाए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी नहीं है, ये मुफ्ती साहब की नाकामी है कि वो इन हालात में भी पीडीपी की हुकूमत बना नहीं पाए। लेकिन पीडीपी जहां बीजेपी के साथ विचारधारा का फर्क बता रही है, वहीं कांग्रेस से हाथ मिलाने पर सवाल भी उठा रही है। बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, तो इसलिए वो एक बहुत ही मुश्किल मामला है। वो फैसला करना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल है। पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। जम्मू में अपना दम दिखाने वाली बीजेपी यूं तो सीधे तौर पर पीडीपी से लड़ी, लेकिन घाटी में पीडीपी के दम दिखाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी सारे रास्ते खुले रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पीडीपी के साथ जाने के अलावा बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सज्जाद लोन जैसे नेताओं के साथ मिलकर कोई सियासी खिचड़ी भी पका सकती है। भारी ठंड के बीच कश्मीर वादी में चुनावी नतीजों ने एक नई राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर दी है। बीजेपी बेशक अपने मिशन 44+ में नाकामयाब रही हो, लेकिन उसकी चुनावी कामयाबी ने यहाँ की सियासत की कई उन्नत चोटियों से बर्फ को पिघला दिया है। नजरें अब महबूबा मुफ्ती की तरफ हैं। श्रीनगर से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मैं सबसे पहले प्रभात झा साहब के पास चलना चाहूंगा। प्रभात झा जी, जब हम अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि बीजेपी का मिशन 44 कश्मीर में नाकामयाब हुआ है, उसको झटका लगा है, तो क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, चुनाव में जो सोचा जाता है वही हो जाए यह संभव नहीं होता है। लेकिन यह बात भी कि क्या चुनावी सरगर्मियां हमने तेज नहीं कर दी? क्या हमारी स्थिति पिछले चुनाव से बहुत बेहतर नहीं हुई है? क्या 11 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर नहीं पहुंची है? हाँ, यह तय है कि लद्दाख और यदि घाटी में हमारा खाता खुल गया होता तो शायद हम नंबर 1 पार्टी होते और लोकसभा अलग होती। सर, आंकड़ों की सारी बातें अब हो गई सुबह में, लेकिन सिर्फ छोटी सी जानकारी के लिए, लोकसभा पर आधारित आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आपकी 27 सीटें आनी चाहिए थी, तो उससे आप कम हैं। आप इसको पिछले असेंबली के, क्योंकि हर बार जब भारतीय जनता पार्टी कहती है मोदी जी, मोदी वेव, मोदी जी, बिल्कुल सही है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। 283 सीट लेकर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो पोस्ट मोदी आपकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी उससे आप कम है, उससे ऊपर नहीं है स्टेट के इलेक्शन में। प्रभात जी, देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों में अंतर होता है। ठीक है। नरेंद्र मोदी फोकस चुनाव और यह राज्य का जो चुनाव हुआ है, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा
और इसलिए उसकी तुलना आप कर सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन हम 27 पर यदि आगे थे, 25 पर तो जीते हैं। दो की ही बात। और ये मैंने पहले कहा कि जिस ताकत से हम लोग लगे थे, हमने वहां पर अपनी राजनीतिक खाली दखलंदाजी नहीं की है, हमने सियासत को वहां बताया है, हमने जनता और आवाम के दिल में स्थान बनाया है। नरेंद्र मोदी जी की स्वीकारता बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति में वहां सफल हुई है। हमने कहीं दावा नहीं किया था कि हम इतनी सीटें, हमने एक उद्देश्य रखा था। अखिलेश जी, मेरे सहयोगी आपकी रणनीति की कुछ जानकारी हम तक लाए, जरा हम उस पर नजर डालेंगे। और जब बार बार वहां कहते हैं तो मुझे उस बात से ऐतराज है। वहां से आप इस बात को रेफर करिए जो कि आपके बड़े प्रभाव का इलाका जम्मू है। अभी तक वैली कम से कम चुनावी नतीजों के आधार पर नहीं है। सियासत में समय लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल को नहीं होगा, लेकिन आज नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करें। जरा हम इन ग्राफिक्स पर एक बार नजर डालते हैं जो अखिलेश बता रहे हैं कि बीजेपी, अगर हमारे निर्देशक महोदय जरा हिलते डुलते शब्दों को अरेंज कर दें सही तरीके से, तो मैं इसको इत्मीनान से पढ़ पाऊंगा। जी, अब आप ये देखिए कि कश्मीर में जो स्थिति है वो आंकड़ों के हिसाब से आप देख रहे हैं कि किसकी सरकार जो है कहां पर है। बहुमत का आंकड़ा 44 है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जो 7 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायक चुनकर आए हैं, उनमें से 5 पार्टी के संपर्क में है। इस तरह बीजेपी का आंकड़ा 30 पर पहुंच जाता है। पार्टी ये भी दावा करती है कि कांग्रेस के 12 में से 3 विधायक जो हैं वो उसका साथ दे सकते हैं। इसके अलावा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के ही संपर्क में है। पार्टी का कहना है कि वो सरकार में शामिल भी हो सकती है, बाहर से भी समर्थन दे सकती है और नई सरकार की अगुवाई भी, ये बड़ा पॉइंट है कि नई सरकार की अगुवाई भी कर सकती है। सुझाव रोटेशन पर सरकार बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, जिसमें पहले 3 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे, बाद के 3 साल पीडीपी का। ये उस सूरत हाल में कि पीडीपी से इनका कोई अलायंस है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर पार्टी चाहेगी कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का ही हो। प्रभात जी, ये जो अखिलेश जी आकलन और जानकारी आपकी रणनीति की दे रहे हैं, ये कितनी सही कितनी गलत, आप मुझे बताएं। मैं अखिलेश जी की जानकारी है तो मैं उसके पूरी तरह साथ हूं। देखिए, ये अखिलेश जी पत्रकार हैं और उनके सूत्रों के हिसाब से कह सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमित शाह जी ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा, रहे थे जो सरकार बनाना, समर्थन देना और भी यदि कोई विकल्प हैं तो वो खुले हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, जितने हमने भी ग्राफिक्स पढ़कर सुनाए हैं। अखिलेश जी की बातों से इतर अखिलेश जी के अपने सूत्र हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल अखिलेश जी के अपने सूत्र होने चाहिए। मेरे कोई भी सूत्र नहीं, मेरे तो फिलहाल सूत्र आप हैं हरिवंश जी। जिसमें मैं सुबह आपसे कह रहा था एक पत्रकार की हैसियत से, अब कश्मीर की स्थिति जो है, क्या वाकई कोई बीजेपी को, मैं एक सियासी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, मौका देगा इस टूटे हुए मैंडेट में अपनी जगह काबिज करने के लिए? मौका देंगी क्या बाकी पार्टियां बीजेपी को? विज्ञान जी, ये बड़ा कठिन है। हाँ। और कश्मीर के चुनाव ने कुछ बड़े सवाल भी सामने रखे हैं। पहले मैं उस पर आपकी निगाह चाहूंगा कि आप उस पर गौर करें जी। एक तरह के पोलराइजेशन की बहुत साफ वहां से स्थिति है। बीजेपी जम्मू में अच्छा कर रही है, घाटी में वो अपनी जगह नहीं बना पाई जो बनाना चाहती थी। लद्दाख में जहां पर वो अच्छा की थी लोकसभा चुनाव में, वहां भी सिमट गई। यानी टोटल जम्मू कश्मीर में बीजेपी का एक जो हर जगह रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यह चूंकि कश्मीर की समस्या पूरे देश और दुनिया में की निगाह में है, इसलिए इस तरह की स्थिति में बीजेपी कोई एडवेंचरिस्ट कदम उठाए, जो पता चल रहा है कि कई जगहों से वो लोगों को जोड़ करके सरकार की रहनुमाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो बीजेपी को अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव रहना चाहिए। बल्कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ूं अगर, कि बीजेपी अगर सचमुच अपने बारे में सोचती है और वह जैसा उन्होंने वहां जाकर 370 का अपना
जो पुराना स्टैंड था वो बदला और कई चीजें बदली वहां के चुनाव में, तो उनके लिए एक मौका है। मौका यह है कि वो पीडीपी की रहनुमाई में साथ काम करें। ठीक है, पीडीपी की रहनुमाई में दोनों मिलकर के एक स्थायी सरकार दे सकते हैं और एक दुनिया में संदेश दे सकते हैं, और बीजेपी देश के लोगों को आश्वस्त कर सकती है। बड़ा वैचारिक मतभेद, इतना आसान नहीं है उस रहनुमाई में। मेरे साथ सलमान सोज साहब भी मौजूद है और वेद महाजन साहब हैं जो कि पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं पीडीपी के। महाजन साहब, कोई भी रिश्ता आज की तारीख में विचारधाराओं के तराजू पर एक दूसरे को तौलते हुए बीजेपी या पीडीपी का हो सकता है? मैं ऐसा समझता हूं जी कि देखिए, पीडीपी एक एजेंडा लेके इस मैदान में उतरी थी, सिलेक्शन में उतरे थे हम लोग। एक हमारा स्पेसिफिक एजेंडा था गुड गवर्नेंस का, जो हम देना चाहते हैं। तीनों रीजन्स की बात हमने की थी कि तीनों रीजन्स की एस्पिरेशंस को अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीधी बात है कि इन चीज़ों को लेके जब तक हमारी पीएसी नहीं बैठेगी, इसके ऊपर विचार नहीं करेगी, मैं समझता हूँ कि बड़ा जल्दबाजी होगा कि हम इसके ऊपर आज अपना मत दे दें। जैसा आपने देखा कि हमारी पार्टी सदर में हुआ। महाजन साहब, अगर आपने मेरे प्रश्न को गौर से सुना हो, मैंने बड़ा साफ साफ आपसे ये पूछा। मैं महबूबा मुफ्ती जी को भी सुन रहा था, उन्होंने अपने एजेंडे और इन सब की बात की। मैंने कहा आपके और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक धरातल, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स को देखते हुए क्या आप साथ आ सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं। सही बात है, आप एक बड़ी पार्टी बनकर वहां उभरे हैं, आपने अपने सरकार चलाने के एजेंडे की बात लोगों तक रखी होगी। वैचारिक धरातल, देखिए, आइडियोलॉजी का तो डिफरेंस है ही है। आइडियोलॉजिकली हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, ये बात तो मैं मानता हूँ। लेकिन ये है कि हमें एक स्थायी विकल्प देना है, एक स्थायी सरकार यहाँ पे देनी है, तो उसके लिए हमें बड़ा चिंतन करना पड़ेगा। उसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं। हम एक आध दिन में जो पार्टी की पीएसी है वो बैठेगी, तो इसके ऊपर चिंतन करेगी। क्योंकि जब आपको याद होगा, जब 2002 में भी जब हमारी मुफ्ती साहब की रहनुमाई में गवर्नमेंट बनी, तो उसमें भी बड़ा समय लगा। उसके हमने सीएमपी भी बनाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, जिसके ऊपर वो सरकार चली, तो हम कुछ कर पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी इसमें हमें ये नहीं है, आज तो रिजल्ट निकला है, अभी हमें इसमें जल्दबाजी भी कोई नहीं है। हम इसके ऊपर विचार करेंगे। आपने कहा जल्दबाजी कोई नहीं है, लेकिन आप ये मानते हैं कि वैचारिक धरातल भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का एक नहीं है। सलमान सोज साहब, जो रिश्ते बनकर कड़वाहट आप लोगों और पीडीपी में आई, उसके बाद क्या कांग्रेस को कोई उम्मीद है? मैं गुलाम नबी आजाद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई अब तो ये पीडीपी को तय करना है कि वो कांग्रेस की भाषा में उनके हिसाब से कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का साथ देना चाहती है या वो बीजेपी जैसी पार्टियों का साथ देना चाहती है। अब वापस आपकी कोई मित्रता हो सकती है, दोस्ती हो सकती है? देखिए, इसमें तो पहली बात यह है कि जो मैंडेट इस वक्त है बहुत फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, और पीडीपी ने बहुत अच्छा किया, बीजेपी ने भी बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल में बीजेपी का मोर देन डबल जो नंबर आया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हमारी पार्टी नहीं कर पाई बहुत अच्छा, तो हमें देखना पड़ेगा कैसे करेंगे, आगे क्या करेंगे। लेकिन जो सरकार बनाने का जो इस वक्त मुद्दा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई शक नहीं। मैंडेट कोई मुझे एक इसमें थोड़ी प्रॉब्लम लग रही कि कहीं ऐसा ना हो जाए, जो भी गवर्नमेंट बने, चाहे कोई भी हो, ऐसा ना हो कि इंस्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि वो हमारे स्टेट के लिए इस वक्त अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे स्टेट अभी सैलाब से बहुत हमें यहाँ परेशानी हुई। तो मेरी उम्मीद ये है कि जो भी गवर्नमेंट आए और जिसमें पीडीपी को लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए, ताकि जो स्टेट के इंटरेस्ट में हो, मेरे ख्याल में। तो वो तो अब देखा जाएगा कैसे होगा, लेकिन पीडीपी को ही उसमें लीड लेनी पड़ेगी। नहीं, ये बात तो सच है, सब कह रहे हैं भाई पीडीपी को लीड लेनी पड़ेगी। जैसे हरवंश जी ने कहा कि भाई पीडीपी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी कोई अलायंस। मेरा प्रश्न आपसे बिल्कुल अलग था। आपका पीडीपी का सत्ता के साथ जुड़ने का और उसके बाद एक दूसरे पर प्रहार करने का, अटैक करने का एक इतिहास है।
क्या उन बातों को किसी भी तस्वीर में भुलाया जा सकता है? हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा होने से सरलता से सारे आंकड़े पूरे हो जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है आज की राजनीति में कि कांग्रेस पीडीपी के तरफ अपनी कड़वाहट को और पीडीपी कांग्रेस के तरफ अपनी कड़वाहट को भुला दे? देखिए ना, अगर आपको तो याद है कि 2002 से 2008 तक कांग्रेस और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, और जैसा महबूबा जी ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था और गवर्नमेंट अच्छी चली। लेकिन तो मेरे ख्याल में जो ये कोई सियासत में ये परमानेंट कोई कड़वाहट रहती नहीं मेरे ख्याल में। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि पीडीपी लीड लेके कहेगी कि भाई आइए कांग्रेस आपके साथ हुकूमत बनाते, क्योंकि जो नंबर्स जिस तरह से इस इलेक्शन में मैंडेट जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे ख्याल में, और पीडीपी को भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अभी कोई स्टेप ऐसा नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी अभी अपने खुद एनालिसिस में लगी है कि हमारी पार्टी ने कहां पर कैसा किया और कहां पर कैसा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, तो ताकि हम देखें कि हम आगे को क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास हमने किसी पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं की। प्रभात झा, आपसे सर यही सवाल मेरा, आइडियोलॉजिकल धरातल पर, वैचारिक धरातल पर आप एक ज़हीन व्यक्ति हैं, कोई मेल नहीं बैठता पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के मद्देनजर कोई मेल बैठ सकता है बीजेपी और पीडीपी का? अगुवाई की तस्वीर किसकी हो यह मुझे आज की तारीख में तो नहीं पता, यह आप लोगों का फैसला होगा, लेकिन क्या कोई तस्वीर बैठ सकती है? देखिए, फिर मैं दोहराऊंगा जी कि किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन अभी जो आपके वेद महाजन जी ने, जो पीडीपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा जी कि स्थायी सरकार के लिए हम कुछ बातें और भी विचार कर सकते हैं, 1-2 दिन का समय लगेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भी संसदीय दल की बैठक कल है, उसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और संसदीय दल के लोग, सारे वरिष्ठ नेतागण तय करेंगे। हमें भी देखना है, राजनीतिक तौर पर हमारी वैचारिक धरातल अलग हो सकती है, लेकिन कभी कभी देश हित में, प्रदेश हित में बहुत सारी बातें माननी पड़ती हैं, और इसलिए अमित शाह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा है कि सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, इसलिए संभावनाओं की तलाश निरंतर जारी होगी। हम सरकार बनाएं, हमें समर्थन देना पड़े या अन्य कोई मार्ग हो, इसलिए अभी इस वक्त कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हां, किसी भी प्रांत के विकास के लिए, और यह विकासशील सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस खोले गए हैं। आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, आगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हरवंशी, एक जल्दी से आपसे क्विक कमेंट, उसके बाद हम लेंगे ब्रेक और चर्चा करेंगे झारखंड पर और करप्शन के मसले पर। मैं वापस आऊंगा। झारखंड में बहुमत की सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर दूरगामी स्थिति का फैसला लेगी, या आपको लगता है कि उसकी प्राथमिकता एक सरकार और सत्ता के स्ट्रक्चर में आने की होगी? आपने जो दूसरी बात कही, तात्कालिक लाभ, बीजेपी इसी दृष्टि से काम कर रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत पूरे देश की दृष्टि से अन्य राज्यों की राजनीति के मुकाबले बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, उसका दूरगामी असर पड़ने वाला है। और अभिज्ञान जी, जो मैं कह रहा था कि राजनीति में पहलकदमी करके कोई नया काम करना ये देश में रहा है। राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु के। 1967 में जितनी गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, कम्युनिस्ट थे उसमें, बीजेपी ने शरीक होकर के साथ दिया है। तो क्यों नहीं पीडीपी की रहनुमाई में देश हित में यह काम करे? आज जो देश में पूरा माहौल बना हुआ है, जिस तरह के लोग धर्म परिवर्तन से लेकर सब कुछ कर रहे हैं, तो बीजेपी एक मैसेज दे सकती है कि हम उसका लाभ, सियासी लाभ दूरगामी उठा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के फैसले होंगे। हम ले रहे हैं यहां पर एक ब्रेक। सलमान सोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेद महाजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक राज्य जिस पर आज उसके बनने से लेकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की, मैं बार बार कह रहा हूं, सत्ता के हिसाब से किसको समर्थन देना नहीं देना, झारखंड में सारी भूमिकाएं नहीं है, तो झारखंड
में अगर पॉलिटिकल करप्शन और इस तरह के आरोप लगे हैं तो बीजेपी अपने आप को उससे एकदम अलग थलग कर नहीं खड़ी हो सकती। सवाल यह है कि अब जब मौका मिला है, क्या बीजेपी इसको बदल पाएगी? क्या झारखंड जैसा राज्य जिसको विकास चाहिए वो करप्शन किए सियासी दलदल से बाहर निकल पाएगा? हम इस पर बात करेंगे, कड़वी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा।